उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की व्याख्या करना, मुद्रा के आधुनिक रूपों को सूचीबद्ध करने में, बैंक के ऋण गतिविधियों का वर्णन करने में, दो विभिन्न साख स्थितियों की व्याख्या करने में, ऋण की शर्तों पर चर्चा करने में, भारत में औपचारिक क्षेत्र की साख का वर्णन करने में, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह को परिभाषित करने में। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा अर्थव्यवस्था में एक विशेष प्रकार की संपत्ति होती है जिसका लोग अन्य लोगों या व्यवसायों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विनिमय का माध्यम वो चीज होती है जिसका खरीदार जब विक्रेता से वस्तु या सेवाएं खरीदना चाहते हैं तो विक्रेता के साथ विनिमय करते हैं। जहां अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में कई चीजों का उपयोग किया जा सकता है, वही मुद्रा हमारे समाज में विनिमय का सबसे आम और उपयोगी माध्यम है। मुद्रा वह वस्तु होती है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था में मध्यस्थ के रूप में काम करती है। इसका वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसका ऋणों के भुगतान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रचलन में आ जाने से मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान ले लिया। मुद्रा के प्रचलन में आने से पहले भारतीयों द्वारा मुद्रा के रूप में अनाज और पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का अन्य वस्तुओं और सेवाओं से विनिमय किया जाता है। इसे वस्तु अर्थव्यवस्था के लिए वस्तु विनिमय के रूपों में जाना जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल हैं करेंसी, कागज के नोट, सिक्के, बैंकों में निक्षेप। मुद्रा के पारंपरिक रूपों में शामिल हैं चांदी, सोना, तांबा। मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत होती है। इसकी मांग और आपूर्ति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। भारत में कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। प्रत्येक वस्तु या सेवा का मूल्य मौद्रिक इकाई में नापा जाता है। बैंकों में निक्षेप। जिन लोगों के पास अतिरिक्त नकद होता है वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर सकते हैं। बैंक जमा स्वीकार करते हैं और जमा पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। मांग जमा। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। बैंक में धन जमा करने के लाभ। यह घर या काम करने की जगह पर मुद्रा रखने के बजाय मुद्रा रखने की सुरक्षित जगह है। जमा राशि पर लोगों को ब्याज भी मिलता है। लोगों को अपने आवश्यकता के अनुसार धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। लोग चेक के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां बैंक कर्जदारों और जमाकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं और अतिरिक्त आय के रूप में ब्याज की कुछ दर प्राप्त करते हैं। बैंक जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं, जो किसी एक विशेष दिन में
बैंक से नकदी निकालने के लिए आ सकते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग का उन लोगों को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए धन की जरूरत होती है। इस मामले में ब्याज की उच्च दर पर ऋण के रूप में धन उपलब्ध कराया जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग का ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। साख इस विश्वास के आधार पर कि भुगतान भविष्य में किया जाएगा, भुगतान से पहले वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त करने की ग्राहक की क्षमता को साख कहा जाता है। साख की दो विभिन्न स्थितियां। दो प्रकार की साख स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में निर्माता त्योहार के मौसम के दौरान अपनी उत्पादन लागत का विस्तार करने के लिए इस उम्मीद के साथ ऋण लेता है कि त्योहार के मौसम के दौरान उसके उत्पाद की मांग बढ़ेगी, और बाद में यह स्थिति उसके पक्ष में जाती है क्योंकि यह स्थिति उसे ऋण की राशि का अदायगी करने में सक्षम बनाती है। वह उत्पादन गतिविधियों से अच्छा लाभ कमाता है और वह ऋण की राशि का अदायगी करने में सक्षम हो जाता है, इसलिए वह व्यक्ति पहले से बेहतर हो जाता है। दूसरी स्थिति में खेती के लिए ऋण लेने वाले एक छोटे किसान को समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि फसल उत्पादन में आदानों की उच्च लागत शामिल होती है, जैसे HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक। किसान आमतौर पर मौसम की शुरुआत में ऋण लेते हैं और फसल कटाई के बाद चुकाते हैं, लेकिन फसल की असफलता ऋण की अदायगी असंभव बना देती है, जो कभी-कभी उन्हें अपनी भूमि का एक भाग बेचने के लिए मजबूर करती है, जिससे उनकी स्थिति बदतर हो जाती है। इस अवधि के लिए वह ऋण जाल की स्थिति में आ जाते हैं। ऋण की शर्तें। ऋण की 4 शर्तें होती हैं। ब्याज दर। उधारकर्ता को मूल राशि के साथ ब्याज के रूप में राशि का भुगतान करना पड़ता है। समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार ही है और उसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। आवश्यक कागजात। सभी नियमों और शर्तों के साथ उधार लेने के उचित दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए। पुनर्भुगतान का तरीका। स्पष्ट रूप से उस तरीके का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से उधारकर्ता ऋण का भुगतान करेगा। भारत में औपचारिक क्षेत्र की शाख। अर्थव्यवस्था में शाख के 2 प्रकार के स्रोत हैं, अर्थात औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक। औपचारिक क्षेत्रक। औपचारिक क्षेत्रक में बैंकों और सहकारी समितियों के ऋण आते हैं। जमा राशि का प्रमुख हिस्सा उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए धन की जरूरत होती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक औपचारिक क्षेत्रक में ऋण गतिविधियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्रक में ब्याज की दर औपचारिक क्षेत्रक में ब्याज की दर से अधिक है। औपचारिक क्षेत्रक में ब्याज की दर की कानूनी अधिकारों द्वारा देखरेख की जाती है। अनौपचारिक क्षेत्रक। अनौपचारिक क्षेत्रक में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्रक में ब्याज की दर की साहूकार, व्यापारी, मालिक द्वारा देखरेख की जाती है जो धन उपलब्ध कराते हैं। ब्याज दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मामले में अलग अलग होती है। अनौपचारिक क्षेत्रक में
ऋणदाताओं की देखरेख करने वाला कोई संगठन नहीं है। ऋणदाता अपना पैसा वापस पाने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। ब्याज की उच्च दर के कारण भुगतान की जाने वाली राशि की तुलना में उधारकर्ताओं की आय कम हो जाती है। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह सदस्यों की बचत एकत्रित करने में सहायता करते हैं, जो ज्यादातर गरीब महिलाएं होती हैं। सदस्यों को विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए समय पर और ब्याज की उचित दर पर ऋण मिल सकता है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। निर्धनों को साहूकारों को ब्याज की ऊंची दर अदा करनी पड़ती है। बैंक ऋण के लिए जरूरी ऋणाधार और कागजातों की कमी के कारण बैंक से ऋण मिलना मुश्किल होता है। एसएचजी की प्रमुख विशेषताएं। एक विशेष एसएचजी में आमतौर पर एक ही गांव के एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य निर्धनों की बचत एकत्रित करना होता है। लोगों की बचत करने की क्षमता और समूह की सदस्य संख्या के आधार पर प्रति सदस्य बचत 25 रुपये से 100 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। एसएचजी उचित ब्याज पर अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है। अधिकांश स्वयं सहायता समूह लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा को इस्तेमाल में लाए बिना वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तुओं के विनिमय में दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए सहमत होना होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग आवश्यक विशेषता है। विनिमय का माध्यम मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। विनिमय के माध्यम मुद्रा सरकार द्वारा प्राधिकृत होती है। बैंक खातों में जमाएं मांग पर निकाली जा सकती है। इन जमाओं को मांग जमा कहा जाता है। चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। साख पर समझौता होता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मुद्रा और वस्तुएं ब्याज की कुछ दर के साथ वापस अदायगी के वादे पर देता है।